नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यह आपका बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री क्लास 1 आज आपका क्लास 2 है आज आपका। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री क्लास 2 के नाम से क्लास 2 बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। तो एक कल का वीडियो था और यह नोट्स आपको सब आप लोग को मिल जाएंगे। जो भी लोग नोट्स लेने के लिए इच्छुक है उन सभी लोगों को यहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। यह बात आप जान लीजिए। लाइन पर रहिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और ये बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री क्लास 2 के यह क्लास 2 वीडियो है। और यह आपको व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए मित्रों, अगर आप बीपीएससी टीजीटी पीजीटी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और ऊपर भी शो हो रहा है। आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर शो हो रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 799 रुपए में टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और ये पूरा का पूरा नोट्स आपको मिलेगा, पूरा पूरा लेक्चर्स वीडियो आपको मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं। आज ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो यह जो दूसरा वीडियो है और यह पूरा पाषाण काल से संबंधित यह आपका पूरा चैप्टर रहेगा। आज का क्लास रहेगा पूरा पाषाण काल से संबंधित। तो हम लोग इसे अच्छे से देख लेते हैं। और यह बात आप लोग को मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं आज पूरा पाषाण काल आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो यह ध्यान रखिएगा कि अगर परीक्षा में प्रश्न आता है आपका तो उसी में से आएगा। यह ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण काल में से अगर प्रश्न आता है पूरा पाषाण काल का तो जितना मैं पढ़ाऊंगा उसी में से आएगा। यह बात आप जान लीजिए। क्योंकि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है वह हवाई नहीं दी जा रही है। जितनी सर्वमान्य पुस्तकें हैं इतिहास का उसका समग्र विश्लेषण करने पर वह यह जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। पूरी एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक पूरी एनसीईआरटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इग्नू के और इतिहास की जो सर्वमान्य पुस्तकें हैं उसका समग्र विश्लेषण करने पर के बाद यह मटेरियल आप लोग को दिया जा रहा है। ठीक है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बिल्कुल ज्वाइन करें। आइए शुरुआत करते हैं। पूरा पाषाण काल के बारे में देखेंगे। तो पूरा पाषाण काल का जो समय है, सबसे पहली बात तो हम समय देखेंगे। समय क्या है, पूरा पाषाण काल की समय अवधि क्या है। तो पूरा पाषाण काल का जो पूरा कालखंड है वो 25 लाख बीसी से लेकर 25 लाख वर्ष से लेकर कब तक 10,000 वर्ष तक, मतलब 25 लाख वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष तक का जो पूरा कालखंड है यह आपका क्या है, पूरा पाषाण काल है। 25 लाख वर्ष से लेकर 10,000 तक, मतलब मानव इतिहास का 98 से 99% घटनाक्रम सीधे सीधे पूरा पाषाण काल से है। आप ये सोच सकते हैं सिर्फ 10,000 वर्ष के बाद यह आपका पूरा मध्य पाषाण काल आया, नव पाषाण काल आया, उसके बाद कई सारी सभ्यताएं आई। मतलब इतना ज्यादा समय अवधि सिर्फ और सिर्फ पूरा पाषाण काल का रहा है, 25 लाख से 10,000 वर्ष तक। अच्छा, इस काल में जो मनुष्य रहते थे, इस काल में जो निवासी लोग रहते थे, आदिवासी लोग रहते थे, इस काल में आदिमानव रहते थे, उनका लक्षण क्या था, वो करते क्या थे, कैसे कैसे उनकी प्रक्रिया होती थी, क्या वो कृषि करना जानते थे, क्या वो पशुपालन करना जानते थे, क्या वो आखेट करते थे, आखेट कैसे करते थे, किस तरह के औजार प्रयोग में लाते थे, तो इसके बारे में देखेंगे। तो लक्षण देखिए, हम पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य हैं, मनुष्य जाति है, उसका लक्षण क्या था। तो पहला देखेंगे क्या था उसका लक्षण पूरा पाषाण काल के लोगों का। तो ये क्या था, मनुष्य आखेटक था।
आखेटक, आखेटक मतलब क्या जानते हैं? आखेटक मतलब क्या होता है? शिकारी। मतलब मनुष्य क्या करता था? शिकार करता था भाई, वह कृषि नहीं करता था। वह गेहूं, धान, मक्का, सरसों नहीं उपजाता था, न उसकी सिंचाई करता था, न उपजाता था, न उसको काटता था, न उसे खाता था। बस उसे क्या पसंद था? उसे पसंद था नॉनवेज, केवल वह मांस खाता था। और मांस कैसे खाता था? बाजार से खरीद के नहीं लाता था, वह पशुओं को मारकर खा जाता था, पशुओं का शिकार करता था और पूरी तरह से आखेटक जीवन जीता था, मतलब शिकारी जीवन जीता था, पशु को मारकर खा जाता था। तो मनुष्य क्या था? आखेटक व शिकारी था। ठीक है। वह खाद्य संग्राहक नहीं था, खाद्य संग्राहक नहीं था, मतलब खाद्य से तो परिचित ही नहीं था, अनाजों से तो वह परिचित ही नहीं था, तो खाद्य संग्राहक नहीं था मनुष्य। ठीक है, ठीक है, आखेटक व शिकारी था, खाद्य संग्राहक नहीं था। अच्छा, एक और बड़ी चीज मिलती है सुनने में कि क्या मनुष्य आग से परिचित था? पूरा पाषाण काल में मनुष्य आग से परिचित था, आग की खोज हो चुकी थी। बहुत सारे लोग कहते हैं आग की खोज नौ पाषाण काल में हुई, नौ पाषाण काल में ही मनुष्य आग से परिचित हुआ। देखिए, आग से परिचित मनुष्य हो चुका था, मनुष्य आग से परिचित हो चुका था। ठीक है, आग के बारे में मनुष्य को जानकारी थी कि यह आग है, आग की खोज हो चुकी थी, लेकिन वह क्या है? उपयोग से नहीं। ठीक है, मतलब साफ साफ है कि मनुष्य पत्थर को रगड़ करके आग जलाना सीख लिया था, लेकिन इस आग का प्रयोग प्रकाश फैलाने में कर सकते हैं, इस आग का प्रयोग पशुओं को दूर भगाने में कर सकते हैं, इस आग का प्रयोग आखेट किए हुए मांस को भूनकर खाने में कर सकते हैं, इस आग का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं? जो बहुत सारी खाद्य वस्तुएं हैं, अनाज है, उसको पकाकर खा सकते हैं। तो मतलब उपयोग से परिचित नहीं था मनुष्य, आग की खोज हो चुकी थी, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो चुकी थी। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य आग की खोज हो चुकी थी, लेकिन उपयोग से मनुष्य परिचित नहीं था, ये नहीं पता था। ठीक है, कि इस आग से हम जो मांस है उसको पकाकर खा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मनुष्य के जो औजार हुआ करते थे वह कैसे थे? औजार के बारे में देखेंगे, औजार कैसे थे मनुष्य के। क्योंकि भाई औजारों के सहायता से तो मनुष्य आखेट करता था, शिकार करता था। तो औजार कैसे थे? मनुष्य के जो औजार थे वह कैसे थे? किस पत्थर के औजार मनुष्य बनाता था और उपयोग में लाता था, उसे हम देखेंगे। तो मनुष्य के जो औजार होते थे, आदिमानव के जो औजार होते थे वह स्फटिक के होते थे। स्फटिक एक पत्थर है, स्फटिक या क्वार्ट जाइंट, इस पत्थर के औजार प्रयोग में लाए जाते थे। कब? पूरा पाषाण काल की बात करूंगा। पूरा पाषाण काल में मनुष्य के जो औजार होते थे वह स्फटिक एवं क्वार्टजाइंट पत्थर के होते थे, स्फटिक एवं क्वार्टजाइंट पत्थर के होते थे। ठीक है। और मनुष्य के जो औजार होते थे, आदि मानव के जो औजार होते थे वो ब्लेड निकला होता था, धारदार होता था। ठीक है, ब्लेड। मनुष्य के औजारों में क्या पाया जाता था? शल्क पाया जाता था, शल्क। शल्क मतलब क्या होता है? धारदार, धार। ठीक है, शल्क पाया जाता था, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लेड। ठीक है, ब्लेड होते थे मनुष्य के जो औजार होते थे, शल्क निकले होते थे, ब्लेड निकले होते थे। इसी कारण इस संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है। मतलब इस काल में जो औजार थे वह धारदार थे। ठीक है, उस पर इसीलिए इस संस्कृति को क्या क्या बोला जाता है? फलक संस्कृति बोला जाता है। मतलब पूरा पाषाण काल की संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ब्लेड निकले स्फटिक एवं क्वार्टजाइंट के औजार हुआ करते थे। अच्छा, हम कुछ उद्योग स्थल की बात कर लेंगे। उद्योग स्थल, अब उद्योग स्थल का मतलब बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई जैसे बड़े बड़े औद्योगिक नगरों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मतलब कुछ ऐसे जगह, पूरा पाषाण काल के कुछ ऐसे जगह, कुछ ऐसे स्थल जहां से पूरा पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं, उसलिए उस स्थल को औद्योगिक स्थल कहा जाता है। ठीक है, औद्योगिक स्थल मतलब जहां से पूरा पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। रुकिएगा।
और औद्योगिक स्थल। अब औद्योगिक स्थल में हम लोग मद्रास से कुछ चीजें मिली हैं, ठीक है। एक एक जगह है मद्रास। मद्रास से क्या मिला है मैं आपको बता रहा हूं। मद्रास से आपके हैंडक्स उपकरण मिले हैं। हैंडक्स उपकरण। हैंडक्स उपकरण कहां से मिले हैं? मद्रास से मिले हैं, जिसे हस्त कुठार भी बोला जाता है। जिसे हस्त कुठार भी बोला जाता है। मैं आपको बता दूं, मद्रास से हैंडक्स उपकरण मिले हैं। अच्छा, हैंड का मतलब क्या होता है? हाथ, जानते हैं ना। मतलब वह औजार जिसका प्रयोग हाथ से किया जाता था, इसे हैंडक्स को ही हिंदी में हस्त कुठार कहेंगे, और इसे कहेंगे हैंडक्स। मतलब हाथ से प्रयोग किए जाने वाले औजार कहां से मिले हैं? मद्रास से मिले हैं। जैसे हाथ से कौन कौन से औजार बनाए जा सकते थे आपको पता है? जैसे गणासा, ठीक है, गणासा या कुल्हाड़ी, ठीक है। जैसे गणासा हुआ, ठीक है, गणासा हुआ, ठीक है, गणासा हुआ। फिर आपकी कुल्हाड़ी हुई, ठीक है। ये क्या है? हाथ से प्रयोग किए जाने वाले औजार हैं, इसीलिए इसे हैंडक्स उपकरण बोला जाता है। तो मद्रास में हैंडक्स उपकरण मिला है, ठीक है। फिर सोहन नदी घाटी से कुछ उपकरण मिले हैं। सोहन नदी घाटी से क्या मिला हुआ है मैं आपको बताऊं। सोहन नदी घाटी से चापर चापिंग उपकरण जो मिले हैं वह सोहन नदी घाटी से मिले हैं। चापर चापिंग उपकरण, ठीक है। फिर एक स्थल आपका अतिरमपक्कम, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थल है अतिरमपक्कम, उसे देखेंगे। अतिरमपक्कम यह भी एक उद्योग स्थल है। अतिरमपक्कम। अच्छा, हमने पिछले क्लास में एक बहुत बड़े पुरातत्वविद हैं, महान व्यक्ति थे, महान वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में आप लोग को बताया था, जिन्होंने 1863 में मद्रास के पलवरम से पाषाणकालीन उपकरण की खोज की, और इसीलिए उनको भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक माना जाता है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट के मित्र थे विलियम किंग, और विलियम किंग ने अतिरमपक्कम से कुल्हाड़ी की खोज की थी, ठीक है। तो लिख दे रहा हूं, ब्रूस फुट के मित्र विलियम किंग। तो ब्रूस फुट के मित्र थे विलियम किंग, जिन्होंने क्या किया? अतिरमपक्कम से कुल्हाड़ी की खोज किया था। कुल्हाड़ी की खोज की, ठीक है। मतलब यह कुल्हाड़ी कैसी थी? यह कुल्हाड़ी जो थी लोहे की नहीं थी, यह पत्थर की ही कुल्हाड़ी थी, ठीक है। जिसकी खोज किसने किया था? विलियम किंग ने किया था, जो रॉबर्ट ब्रूस फुट के मित्र थे। और यह अतिरमपक्कम से इन्होंने, विलियम किंग ने प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ी की खोज की थी। अब एक औद्योगिक स्थल मैं आपको बता रहा हूं, वह औद्योगिक स्थल है हथनोरा। ये जो हथनोरा है, ये है कहां? यह मध्य प्रदेश में एक जिला है होशंगाबाद। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हथनोरा है, और यहां पर मानव खोपड़ी मिला हुआ है। क्या है? मनुष्य की खोपड़ी मिली है, मानव खोपड़ी मिली है, ठीक है, मानव खोपड़ी मिली है। तो यह चीजें यहां से मिली है। मतलब सबसे पहले मानव कंकाल एवं मानव खोपड़ी का जो साक्ष्य मिला है वह यहीं से मिला है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के हथनोरा से, ठीक है। तो यह सब चीजें मिली हैं। और ये होशंगाबाद कहाँ है? होशंगाबाद जो है नर्मदा घाटी के पास है, नर्मदा घाटी। तो यह कुछ यह आपके स्थल हैं, और औद्योगिक स्थल हैं, जैसे मद्रास हुआ, सोहन नदी घाटी हुआ, अतिरमपक्कम हुआ और हथनोरा हुआ, ठीक है। और यह सभी स्थल क्या हैं? यह सभी स्थल पूरा पाषाण काल के स्थल हैं।
पुरा पाषाण काल के स्थल है। एक पुरा पाषाण काल का स्थल और है जिसके बारे में आप लोग को बताना चाहूंगा और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है यह स्थल, और इस स्थल के बारे में आपको बता दूं, यह स्थल है आपका भीमबेटका। भीमबेटका, और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है इस स्थल को। तो इस स्थल के बारे में भी आपको बता दूं, देखिए महाभारत काल में महाबली भीम ने सबसे पहले महाभारत काल में, इसका नाम भीमबेटका कैसे पड़ा मैं आपको बता दूं। महाभारत काल में भीम यहाँ पर आए हुए थे और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने कुछ देर के लिए यहाँ पर बैठे थे, ठीक है, विश्राम किए थे, इसीलिए इस स्थल का नाम भीमबेटका पड़ गया है, ठीक है। तो स्थानीय लोगों ने इसका नाम भीमबेटका ऐसे यहाँ पर रख दिया था, भीमबेटका। तो आज हम भीमबेटका के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो यह भीमबेटका जो है यह प्रागैतिहासिक स्थल है और यह पूरा पाषाण काल का प्रागैतिहासिक स्थल है। तो भीमबेटका की खोज कब हुआ था, यह 1958 में इस प्रागैतिहासिक स्थल की खोज B.S. वाकड़कर ने की थी। B.S. वाकड़कर ने इसकी खोज की थी। कब? 1958 में। तो 1958 में इसकी खोज हुई थी। किसने किया था? V.S. वाकड़कर ने इसकी खोज किया था। अच्छा, यह भीमबेटका है, यह गुफा है। भीमबेटका क्या है? यह गुफा है भीमबेटका, ठीक है, गुफा है भीमबेटका गुफा, और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया है। तो यह बात आप अच्छे से जान लें, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यह शामिल है। तो यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी इसे शामिल किया गया है और बहुत बड़ा प्रागैतिहासिक स्थल है, और यह पूरा पाषाणकालीन प्रागैतिहासिक स्थल है जिसकी खोज 1958 में B.S. वाकड़कर महोदय ने की थी। अच्छा, यहाँ से ऐसा क्या मिला है कि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, या मतलब कि प्राचीन इतिहास में बहुत ही बड़ा यह पॉइंट है, ठीक है, भीमबेटका बार बार चर्चा में रहता है। तो यह भीमबेटका में ऐसा क्या मिला है कि इसके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर चित्रकारी मिली है। यहाँ पर क्या मिला है? चित्रकारी के साक्ष्य। यहाँ पर क्या मिला है? चित्रकारी का साक्ष्य। और यह जो चित्रकारी है यह नॉर्मल चित्रकारी नहीं है, ये पत्थरों पर की गई है, पाषाण पर की गई है, मतलब पत्थरों पर की गई चित्रकारी है, जिसे हम क्या बोलते हैं? शैल चित्र बोलते हैं। तो शैल चित्र मतलब शैल पर, मतलब पत्थरों पर की गई चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। और आपको यह बता दूं, यहाँ पर मनुष्य पूरा पाषाण काल में भी रहता था। मतलब भीमबेटका की गुफा में, मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है, यहाँ इसकी गुफा में मनुष्य पूरा पाषाण काल में भी रहा और चित्र बनाया इस गुफा में। फिर मध्य पाषाण काल में भी यह मनुष्यों के रहने का स्थान था, और नव पाषाण काल में भी मनुष्य यहाँ पर रहता था। मतलब आदिमवासी पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक वहां रहते थे, वहां बसे हुए थे, और उन्होंने चित्रकारी की है। मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों कालखंडों की चित्रकारी भीमबेटका की गुफा में मिलती है, ठीक है। यहां पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल, तीनों कालखंडों की चित्रकारी मतलब ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि इतने ज्यादा समय तक मनुष्य यहाँ पर रहा भी, मतलब मनुष्यों के रहने का स्थान था। और यह तीनों कालखंडों की जो चित्रकारी के जो साक्ष्य मिले हैं, यह आपके भीमबेटका से मिले हैं। और मनुष्य पत्थरों पर ही चित्रकारी करता था। और चित्रकारी के लिए कौन कौन से रंग प्रयोग में लाए जाते थे, तो आपको बता दूं, बहुत सारे प्राकृतिक रंग का प्रयोग मनुष्य करता था भीमबेटका गुफा में। अच्छा, ये भीमबेटका की जो गुफा है, यह मैंने बताया नहीं है आपको। देखिए, ये है कहाँ? ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, MP में है। और MP में किस जिला में है? रायसेन जिला में है। रायसेन जिला में है, ठीक है, रायसेन जिला।
तो इसे भी अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका है। ठीक है, तो तीनों कालखंडों की चित्रकारी के साक्ष्य आपके भीमबेटका में मिले हैं। सिर्फ एक कालखंड नहीं बल्कि तीनों कालखंडों की चित्रकारी के साक्ष्य भीमबेटका की गुफा में मिले हैं। अब आगे देखेंगे हम लोग। अच्छा, हमने बताया कि तीनों कालखंडों की चित्रकारी के साक्ष्य अगर भीमबेटका गुफा मिले हैं, तो तीनों कालखंडों के औजार कहां से मिले हैं? मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नौ पाषाण काल, तीनों कालखंडों के औजारों के जो साक्ष्य मिले हैं, यह मिर्जापुर में मिला है। ठीक है, मिर्जापुर कहां है? मिर्जापुर कहां है? यूपी में। मतलब उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में तीनों कालखंडों के औजार, ठीक है, औजार मिला है। मिर्जापुर भी, उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर है, यह बहुत बड़ा पुरातात्विक स्थल है। मतलब यहाँ पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नौ पाषाण काल में तीनों कालखंडों के औजार प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। ठीक है, ये कौन कौन से औजार हैं, किस कालखंड के? पूरा पाषाण काल, फिर आपके मध्य पाषाण काल और फिर आपके नौ पाषाण काल। मतलब तीनों काल का जो शैलचित्र है यह भीमबेटका गुफा से मिला है, और तीनों काल के जो औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं पत्थर के, वह मिर्जापुर के, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यह आप अच्छे से समझ लें। अच्छा, मिर्जापुर में एक जगह है बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी के बारे में आप लोग को बताना चाहेंगे। एक जगह है बेलन नदी घाटी, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। बेलन नदी घाटी, तो ये बेलन नदी घाटी कहाँ है? ये भी बहुत चर्चा में केंद्र में रहता है बेलन नदी घाटी। तो ये बेलन नदी घाटी कहाँ है? मिर्जापुर में ही आपका बेलन नदी घाटी है। मिर्जापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मतलब उत्तर प्रदेश में आपका मिर्जापुर है और यहाँ पर बेलन नदी घाटी है। अच्छा, बेलन नदी घाटी में कौन सी चीज मिली है? बेलन नदी घाटी में अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा, मतलब हड्डियों से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। कहां से? बेलन नदी घाटी से। मतलब ये सोचने वाली बात है कि पूरा पाषाण काल में भी मातृ देवी की पूजा होती थी। आज जो बड़े बड़े लिबरल लोग जो कहने के लिए लिबरल है और इस तरह से सनातन पर हमला करते हैं, उन लोगों को पता होना चाहिए कि मातृ देवी और पशुपति की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं, पूरा पाषाण काल में भी होती थी। और यह अस्थि निर्मित, मतलब हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। कहां से? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के बेलन नदी घाटी से यह मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मातृ देवी की प्रतिमा मिली है और यह हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा है। ठीक है, और यह जो मातृ देवी की प्रतिमा है किस कालखंड की है? पूरा पाषाण काल की है। पूरा पाषाण काल की है। बहुत ही ज्यादा चर्चित यह प्रश्न रहता है कि अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहां से मिली है? तो यह बेलन नदी घाटी से मिली है। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।
और हम लोगों ने पूरा पाषाण काल आज के वीडियो में देख लिया है। अब हम अगले वीडियो में मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।